तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला चैप्टर अपना चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का नाम ही। सबसे पहला शब्द आया दो, यानी कि दो, गिनती वाली दो। चर वैसे पदों को कहते हैं जिनका मान बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इस प्रकार के। रैखिक यानी वैसा विजय व्यंजक जिसका घात एक हो, यानी दो चर वाले एक घात वाले समीकरण होंगे, और वो भी किसमें? युग्मों में होंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो जोड़े में, एक जोड़े में दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, जोड़े के रूप में होंगे, है ना। जैसा कि हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ही देखते, सबसे पहले इसका हम सामान्य रूप देखते हैं। अगर सामान्य रूप की बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का सामान्य रूप हम लोग लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ इस a1 a2 तथा b1 b2 a1 a2 तथा b1 b2 नॉट इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि a1 a2 b1 b2 का मान 0 नहीं हो सकता है। ऐसे समीकरणों को हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आगे हम लोग आते हैं इसके हल करने की विधियां। तो कुल मिलाकर के 4 विधियां हमें बताई गई हैं एक्सरसाइज में, चैप्टर में। 4 विधियां, चारों विधियों में सबसे पहला विधि हमारा है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफों के माध्यम से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। दूसरी विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि का नाम है विलोपन या विलुप्तीकरण विधि। और चौथी विधि का नाम है ब्रज गुणन विधि। इन 4 विधियों से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन और चौथा ब्रज गुणन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 10वीं के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में हर बार एक ग्राफ तो जरूर पूछा जाता है, तो ग्राफीय विधि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद इन दोनों विधियों को भी हम देखेंगे विस्तार से, क्योंकि प्रश्न हम लोग जो शाब्दिक प्रश्न है यानी वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि को भी देखेंगे, और सबसे आखिरी विधि हमारा ब्रज गुणन विधि। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ग्राफीय विधि। तो अब हम बनाने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1 को ग्राफीय विधि से। एग्जाम्पल 1 में लिखा है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं, है ना। तो आ जाते हैं हम अनुच्छेद 3.1 में, और थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में अनुच्छेद में थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे, है ना, ताकि सही आंसर आ सके, है ना। किताब में जो दिया है उससे थोड़ा एक विरोध उत्पन्न होता है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल 1 का। एग्जाम्पल 1 के लिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि अखिला, एक लड़की का नाम है अखिला, अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। और हुपला खेलना चाहती थी। और हुपला खेलना चाहती थी। अब यहां हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। चेंज ये है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की
जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेला, उसने हुपला खेल खेला। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो उसने कितनी बार चरखी की सवारी की? और कितनी बार हुपला खेला? जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। अब जरा सवाल को एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह चाहती क्या थी? तो चरखी की सवारी, जो जेंट व्हील होता है, बड़ा वाला झूला, गोल वाला, उसको झूलना चाहती थी। और हुपला खेल, हुपला उस खेल को बोलते हैं जिसमें हम एक रिंग को फेंकते हैं, जिस वस्तु पे वो ढका वो वस्तु हमारा हो गया। तो ये क्या करना चाहती थी? चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। फिर आगे कहा है कि अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया था बुक से। यहाँ क्या बोला कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला, यानी जितनी बार उसने चरखी पर घूमा है उससे आधी बार उसने हुपला खेला है। कह रहा यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए और हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। तो देखते हैं, हल करते हैं इसका। सबसे पहले हमें जो नहीं मालूम है उसको x और y मान लेते हैं। तो हमें नहीं मालूम है कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और हमें यह भी नहीं मालूम है कि उसने कितनी बार हुपला खेल खेला। तो इन दोनों को हम x और y मान लेंगे। तो माना कि अखिला ने x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेल खेला। हमने क्या मान लिया कि अखिला ने x बार चरखी की सवारी की है और y बार उसने हुपला खेल खेला है। तो यहां से हम क्या देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन में ही बोला था कि जितनी बार उसने सवारी की है उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। तो हम देखते हैं अखिला ने x बार सवारी की और y बार हुपला खेल खेला। तो कह रहा है क्या कि उसने जितनी बार सवारी की उससे आधी बार इसने हुपला खेल खेला है। तो x बार सवारी की आधी बार, तो आधी बार के लिए यहाँ गुना कर दिया 1/2 से। तो इस प्रकार हमारा आ गया x बराबर y/2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x बराबर y, यानी कि 2x माइनस y बराबर 0। ये हमारा बना समीकरण 1। अब ग्राफ हम लोग 9th क्लास में भी बनाए थे। क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए? पहले एक मान सारणी बनाते हैं। मान सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे? तो फिर से यहाँ 2x माइनस y को इस साइड भेज देंगे तो y, और यहाँ से x का वैल्यू हमारा आ जाएगा y/2। इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक मान सारणी।
और मान सारणी में 3 वैल्यू लेते हैं। वैसे ज़रूरत 2 वैल्यू का ही होता है, लेकिन ग्राफ को सही बनाने के लिए हम लोग 3 वैल्यू लेते हैं, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, y के जगह अपने मन से ऐसे मानों को रखेंगे जिससे ग्राफ पर ढूंढना आसान हो। जैसे y बराबर हम 0 रख लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर तब यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 0/2 यानी कि 0। यानी जब हमने y की जगह रखा 0 तो x भी आ गया 0। अब अगर y की जगह 2 रखते हैं, अगर नीचे 2 है तो 2 का गैप लेंगे, है ना, नीचे 2 है तो 2 का गैप लेंगे। अगर y की जगह 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर तब x का मान क्या आ जाता है, तब x का मान आ जाता है 2/2 यानी x का मान आ गया 1, यानी y रखा 2 तो x आ गया 1। यहां पर हम ध्यान से देखते हैं क्या बोला है, जितनी बार चरखी की सवारी की उससे आधी बार, तो आधा से गुना इस साइड करना था, हमने ये गलती कर दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको सुधार कर लेते हैं बार, यानी इससे आधी बार इसने हुकला खेल खेला है। तो यहाँ से हम समीकरण ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर है 2y, और 2y को अगर इधर लाया तो x माइनस 2y बराबर 0, ये बना हमारा समीकरण 1। और यहाँ से हम मान सारणी बनाएंगे तो x बराबर ये माइनस वाला 2y इधर आया प्लस का 2y। अब इसके लिए हम बना लेते हैं एक मान सारणी। मान सारणी में वैल्यू x और y के लिए, y की जगह अगर 0 रखते हैं तब x का मान हमारा आ जाएगा 2 × 1 यानी कि x का मान 2 × 0 यानी कि 0, यानी y रख के 0 तो x भी आया 0। y बराबर 1 रखने पर x का मान आ गया 2 × 1 यानी कि 2, यानी y की जगह 1 रखा तो x आ गया 2। y की जगह 2 रखने पर नीचे कुछ नहीं है तो एक एक का भी गैप ले सकते हैं हम लोग, तो x बराबर क्या आ गया 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि जब हमने y की जगह 2 रखा तो x का मान आ गया 2। अब हम आगे आते हैं अपने दूसरे समीकरण में। फिर क्या कहा, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए, यानी एक बार सवारी करने का 3 रुपए लग रहा है, तो अकेला ने सवारी कितनी बार किया है, x बार किया है, तो एक बार का 3 रुपए तो x बार का 3x प्लस एक बार चरखी घूमने का 4 रुपए, एक बार हुकला खेलने का 4 रुपए लग रहा है और इसने y बार हुकला खेल खेला है, तो y बार हुकला खेलने के लिए एक बार के लिए 4, तो y बार के लिए 4y, और कुल मिलाकर इसने खर्च कितने किए, 20 रुपए खर्च किए। तो यहाँ से हम दूसरा वैल्यू दूसरा मान सारणी बनाएंगे 3x बराबर 20 माइनस 4y। यहाँ से x का मान अगर निकाला तो 20 माइनस 4y बटा में 3, इसके लिए भी एक मान सारणी बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो 20 में से 4 गया, 16/3, कोई फर्क कोई यूज का नहीं है। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो 20 में से 8 जाएगा 12, हाँ ये काम आ जाएगा, यानी कि y के जगह हम यहाँ 2 रखने वाले हैं। y बराबर 2 रखने पर अगर y के जगह 2 रखा तब x का वैल्यू 20 माइनस 4 गुने 2/3 यानी कि 20 माइनस 8/3 यानी कि 12/3, यानी कितना आ गया भाई, तो 4 आ गया, यानी y की जगह रखा 2 तो x आ गया 4। अब नीचे 3 है तो हम 3 का गैप लेंगे, जैसे 2 के बाद 3 बढ़ जाएंगे, है ना, तो अगला वैल्यू हमें सीधे सीधे मिल जाएगा 5, यानी y की जगह कितना रख लेंगे 5 रखने पर। अब अगर y की जगह 5 रख लेते हैं तब हमारा x का मान 20 माइनस 4 गुने 5 बटा में 3 यानी कि 20 माइनस 20/3 यानी कि 0/3 यानी कि 0 आ गया, यानी y की जगह हमने 5 रखा तो x का मान आ गया 0। सिर्फ आगे ही नहीं पीछे ही बढ़ सकते हैं, जैसे y की जगह 2 रखे थे तो 2 से 3 कम कर लेते थे यानी कि -1, यानी y की जगह अगर -1 रखा यानी y बराबर -1 रखने पर तब हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 20 माइनस 4 गुने -1 बटा में 3 यानी 20 प्लस 4 बटा में 3 यानी कि 24/3 यानी कि ये आ गया 8, है ना, यानी y की जगह रखा -1 तो x आ गया 8। अब हमारा काम क्या है, ग्राफ प्लॉट करना, जैसा कि हमने क्लास 9th में किया था। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ग्राफ बना रहे इधर हम,
इसके लिए सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष को खींच लेते हैं। अब चूंकि x माइनस में ज़्यादा नहीं है हमारा, तो माइनस वाले साइड कम खींचेंगे। इस प्रकार से ये हमारा मूल बिंदु, ये x अक्ष, इसे x और x डैश लिखते हैं। ये हमारा y अक्ष, y और y डैश लिखते हैं। ये हमारा मूल बिंदु 0। अब यहां से निश्चित दूरी पर में गिनती लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी लिख लेते हैं। इधर यदि देखें तो यहाँ हमारा -1, -2 और -3, इसी प्रकार गिनती लिख ही लेते हैं। ये हमारा प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा है हमने। 9x को ऊपर लिख देते हैं। इधर -1, -2 और -3 सेम ऊपर लिखेंगे। वन 2 3 4 5 और 6, ऊपर में हमने लिखा 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6। वैसे आपको ग्राफ कॉपी मिलेगी, आपको ये सब मार्किंग हर एक डब्बे पे करना है ना, जो मोटा वाला लाइन होगा। यहाँ देखते हैं तो -1, 1 मिनट, दूरियां बराबर होनी चाहिए। -1, -2, -3 तक ही रखा हमने। नीचे लिखा है -1, -2 और -3। तो इस प्रकार से हमने अपना एक तल बना लिया। अब ढूंढते हैं दोनों डब्बे से x और y के मान। तो पहले वाले समीकरण के लिए x भी 0 है और y भी 0। ढूंढने का नियम, पहले हम लोग x के पास पहुंचते हैं फिर y के पास। तो x 0 और y 0 दोनों यही होंगे। इसके बाद x का मान है 2 और y का मान है 1। तो x 2 के सामने और y 1 के सामने, लगभग यहाँ के आसपास हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट 2 और 1 है। इसके बाद x 4 और y का मान 2, तो x 4 और y का मान 2 लगभग यहाँ मान लेते हैं। अब इन तीनों से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे इन तीनों को मिलाते हुए। सभी बिंदुओं के नाम लिख देंगे। जैसे इस बिंदु की बात करें तो ये हमारा x0 y0 है। इस बिंदु की बात करें तो x2 और y1 है। और इस बिंदु की बात करें तो x4 और y2 है। अगर इस समीकरण की बात करें तो समीकरण का नाम हमारा, समीकरण पहला था, इसके लिए हमने ये मान सारणी बनाया था। तो पहला समीकरण हमारा x - 2y = 0 के लिए ये ग्राफ हमने बनाया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, दूसरे समीकरण के लिए आते हैं। x4 और y2, x4 और y2 यही वाला पॉइंट हो गया हम लोग का। दूसरा पॉइंट x0 और y5, x0 और इसी बिंदु पर y5 हमारा यहाँ होगा। और अगला बिंदु हमारा x8 और y-1, x8 और y-1 लगभग यहाँ पर। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाना हमारा काम। जरा इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं। इस प्रकार से इस लाइन को थोड़ा और आगे स्केल से ही बढ़ा देंगे।
इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे स्केल से। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस बिंदु का नाम हमारा क्या है, x0 है, y5 है, ये तो 4 2 हमने लिख लिया। इस बिंदु का नाम हमारा x8 और y-1, और ये वाला समीकरण हमने दूसरा समीकरण के लिए बनाया था। तो हमारा दूसरा समीकरण यानी 3x + 4y = 20। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को बिंदु 4 और 2 पर काटे, यानी x बराबर 4 और y बराबर 2। x हमने क्या माना था कि अखिला ने कितनी बार चरखी की सवारी की, तो लास्ट में लिख देंगे। अतः अखिला ने x माने थे हम चरखी की सवारी, तो 4 बार इसने चरखी की सवारी की है, यानी कि अखिला ने 4 बार चरखी की सवारी की। तथा y माना था हमने हुपला खेलने को, तो y कहाँ काटा है, 2 पर, तथा 2 बार हुपला खेला। इस प्रकार हम ग्राफीय विधि से हल किए 2 समीकरणों को। आगे हम एग्जाम्पल 2 और 3 भी करेंगे। आते हैं हम अपने एग्जाम्पल 2 में। तो एग्जाम्पल 2 है हमारा कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। और उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी कि समीकरण के रूप में, बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप को ही ज्यामितीय रूप भी कहा जाता है। ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए जरा देखते हैं क्या बोला सवाल कि रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में गई है और 9 रुपए में उसने 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदा। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी, तो उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदा है। ठीक है, हमें नहीं मालूम है एक पेंसिल का दाम कितना, ना हमें ये मालूम है कि एक रबर का दाम कितना। तो हल करने में हम लोग सबसे पहले इन्हीं दोनों को मान लेते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा
एक रबर का मूल्य बराबर y रुपया। हमने क्या मान लिया, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक रबर का मूल्य हमने मान लिया y रुपया। तो देखते हैं, सबसे पहले रोमिला गई थी, क्या क्या खरीदा रोमिला ने, 2 पेंसिल और 3 रबर। तो एक पेंसिल का दाम है x, तो 2 पेंसिल का दाम 2x हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस एक रबर का दाम है y, तो रोमिला ने 3 रबर खरीदा है, यानी कि 3 रबर का दाम 3y, और इसे मिलाकर के कुल उसने कितने रुपए दिए, 9 रुपए दिए। तो ये हमारा बना समीकरण 1। अब यहाँ से इसके लिए हम एक मान सारणी बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर 9, ये प्लस का 3y इधर आया, माइनस में 3y, और यहाँ से अगर यदि हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 3y बटा में 2। इसके लिए बना लेते हैं एक मान सारणी। x और y यहाँ 0 पुट करेंगे तो 9 में से 0 जाएगा, 9/2, ये हमारे पॉइंट में आ जाएगा, काम का नहीं बन रहा है। यानी यदि हम y के जगह 1 ले लें, y बराबर 1 रखने पर, y के जगह अगर 1 रखा तो x का मान 9 माइनस 3 इंटू 1/2, यानी कि 9 माइनस 3/2, यानी कि 6/2, यानी कट कुट के आ गया 3। यानी यदि हम y के जगह रख रहे हैं 1 तो x का मान आ रहा है 3। अब नीचे 2 है तो 2 का गैप लेंगे, यानी 1 में 2 जोड़ दिया जाए तो 3, यानी y बराबर 3 रखने पर 3 रख लेते हैं। तो यदि 3 रखेंगे तो x का मान 9 माइनस 3 गुना 3 बटा में 2, यानी कि 9 माइनस 9/2, यानी कि 0/2, ये आ गया हमारा 0। यानी यदि हम y के जगह 3 रखते हैं तो x का मान आ जाता है 0, नीचे 2 है तो 2 का गैप लेंगे तो 3 के बाद 2 और बढ़ जाते हैं तो 5 रख लेते हैं। y बराबर 5 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 5/2, यानी कि 9 माइनस 3 गुने 5 15 बटा में 2, यानी कि माइनस 6/2, ये आ गया कट करके -3। यानी यदि हम y के जगह 5 रख रहे हैं तो x का मान आ जा रहा है -3। तो इस तरह से हमने एक समीकरण को हल किया। अब हम आते हैं अपने दूसरे समीकरण के लिए। इसी प्रकार इसकी सहेली सोनाली जो थी, जब रोमिला के पास पेंसिल और रबर देखी नई तरह का तो उसने भी खरीदा। चलिए ध्यान देते हैं इस पर पुनः। रोमिला ने कितना खरीदा, सोनाली ने कितना खरीदा है, तो 4 पेंसिल खरीदी है ना। तो एक पेंसिल का दाम है x, तो 4 पेंसिल का 4x हो जाएगा। एक रबर का दाम है y, तो 6 रबर का 6y बराबर। अब इसके लिए सोनाली ने 18 रुपए दिए, ये हमारा बन गया समीकरण 2। हम यहाँ क्या देखते हैं कि 2 कॉमन हो जा रहा है, तो जहाँ भी कॉमन होता है सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकाला तो 2x प्लस 3y बराबर 18, यानी 2 से इसको काट दिया तो 9 बार में कट गया, यानी कि हमारा दूसरा समीकरण बन गया 2x प्लस 3y बराबर 9। अब जरा गौर से देखते हैं, तो ये 2x प्लस 3y बराबर 9 ही हमारा समीकरण बनता है। यानी कि इस वाले में समीकरण 1 और 2 दोनों आगे हल करने पर सेम आ जा रहे हैं। तो जब समीकरण सेम आ जा रहे हैं तो मान सारणी भी हम क्या रख लेंगे, सेम ही रख लेंगे। इसके लिए बनाने का नया मान सारणी जरूरत नहीं है हमें, अगर बनाएंगे भी तो उसी लाइन पर आएगा, है ना। तो जब फायदा नहीं है तो बनाए क्यों। चलिए तो x और y मान रख लेते हैं सेम टू सेम, क्योंकि समीकरण ही सेम हो गया है। 3 और 1, 0 और 3 और -3 और 5। अब इसके लिए हम जरा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ को यहाँ बनाते हैं। तो फिर से इस बार हमने x डैश y डैश लाइन बना लिया, गिनतियों को लिख लिया। अब जरा बनाते हैं, x 3 है y 1 है, तो x 3 y 1 लगभग यहाँ के आसपास में है। अब जरा दूसरा वैल्यू अपना देखते हैं, x 0 y 3, तो x 0 ये और ये रहा हमारा y 3। तीसरा वैल्यू हमारा x 3 और x माइनस 3 और y 5, x माइनस 3 और इसके सामने y 5 -3 के सामने और y5 लगभग यहाँ पर। अब जरा हम क्या करेंगे, इन तीनों रेखाओं को मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को। इस प्रकार तीनों बिंदुओं के नाम लिख देंगे। ये वाला बिंदु हमारा x 3 है और y 1 है,
ये वाला x0 है, y 3 है, और ये वाला बिंदु हमारा x -3 और y 5। अब चूंकि दोनों समीकरण के लिए यही लाइन हो गया है तो दोनों समीकरणों को लिख देंगे। पहला समीकरण हमारा 2x + 3y = 9 और दूसरा समीकरण हमारा 4x + 6y = 18। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल 2 का भी ग्राफ बना लिया। ये वाला ग्राफ जो है, जहाँ एक ही रेखा पर दोनों समीकरण बन जाए, इस वाले ग्राफ को हम लोग कहते हैं समपाती ग्राफ। यानी कि ये जो ग्राफ बनाई है समपाती बना है ना। इससे पहले जो एक बिंदु पर काट रहा था वो प्रतिच्छेदी ग्राफ था। अब आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3 आते हैं हम अब अपने एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 है हमारा कि 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0, 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफ। तो देखते हैं पहला रेल की पटरी हमारा किस रूप में निरूपित किया गया है। तो पहली रेल की पटरी को x + 2y - 4 = 0, ये हमारा बना समीकरण 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये प्लस वाला 2y इधर आया, बन गया ये -2y, और -4 को इधर लाया तो ये बना +4। इसके लिए हम लोग अब एक मान सारणी बनाएंगे जिसमें x और y के लिए 3 खाने। y के जगह अगर लड्डू रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, y = 0 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाता है -2 × 0 + 4। 0 को 2 से गुना किया तो 0 + 4 यानी कि ये आ गया 4, यानी y के जगह रखा 0 तो x का मान आया 4। y के जगह अगर 1 रख लेते हैं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो एक एक का भी गैप हम ले सकते हैं, तो y बराबर यदि 1 रखते हैं तो x का मान -2 × 1 + 4 यानी कि -2 + 4 ये हो गया 2। यानी यदि हम y के जगह 1 रख रहे हैं तो x का मान आ रहा है 2। अब y के जगह 2 रख लेंगे, y = 2 रखने पर तब x का मान आ जाएगा -2 × 2 + 4 यानी कि -4 + 4 यानी ये आ गया 0 हमारा। ये तो हुआ हमारा समीकरण 1 के लिए। अब हमारा दूसरा समीकरण दिया है 2x + 4y - 12 = 0। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन हो रहा है, तो जब कॉमन होता है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। यानी कि 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा x + 2y - 6 = 0। अब ये 2 गुना में है, डिवाइड में चला आएगा, यानी कि x + 2y - 6 = 0 बाई 2। अब ये 0/2 0 ही हो जाएगा, यानी x + 2y - 6 = 0। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो ये +2y इधर आया बना -2y और ये -6 इधर आया तो बन गया +6। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से मान सारणी बनाते हैं। फिर से यहाँ पर बना लेते हैं मान सारणी। 3 खाने x और y के लिए। यहाँ y = 0 भरते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ तो हमने लिखा नहीं, एक y = 2 रखा था तो x का मान 0 आ गया था। चलिए ठीक है, y के जगह यदि 0 भर लेते हैं, y = 0 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा -2 × 0 + 6 यानी कि 0 + 6 आ गया 6, यानी y के जगह रखा 0 तो x का मान 6, y के जगह 1 rखने पर तब x का मान आ गया -2 × 1 + 6 यानी कि -2 + 6 आ गया 4।
यानी y की जगह रखा 1 तो x का मान आ गया 4। अब y की जगह 2 रख लेते हैं, तो y बराबर 2 रखने पर x का मान -2 इंटू 2 प्लस 6 यानी कि -4 प्लस 6 ये आ गया 2, यानी x रखा y रखा 2 तो x भी आया 2। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो फिर से हमने बना लिया x डैश y और y डैश, गिनतियों को लिख लेते हैं। यहाँ हमारा मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ लिख लिया हमने -1 -2 नहीं, ऊपर में तो प्लस में ही होता है ना, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ माइनस में -1 -2 -3 और -4, नीचे भी माइनस में -1 -2 और -3। चलिए अब मानों को ढूंढते हैं। तो पहला डब्बा में हमारा x4 है, y0, x4 y0 यानी कि यहाँ पर। इसके बाद दूसरा बिंदु हमारा x2 y1, x2 और y1 लगभग यहाँ के आसपास होना चाहिए। इसके बाद तीसरा बिंदु हमारा x0 y2, x0 और y2, ये हमारा ये तीसरा बिंदु मिल गया। अब जरा इन तीनों को क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। इस प्रकार तीनों बिंदुओं के नाम लिख देंगे। जैसे इस बिंदु का नाम हमारा x0 y2 है, इस वाले का नाम x2 y1 है और इस वाले का नाम x4 y0 है। और ये हमने पहला समीकरण के लिए बनाया था, तो हमारा पहला समीकरण का नाम x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब आते हैं अपने दूसरे समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण वाला हमारा x6 है y0, यानी यहाँ पर बन गया हमारा x6 y0। दूसरा बिंदु हमारा x4 y1, x4 y1 लगभग यहाँ के आसपास होना चाहिए। और तीसरा वैल्यू हमारा x2 और y2 लगभग यहाँ होना चाहिए ये। अब क्या करते हैं, हम इन तीनों को भी मिला देते हैं स्केल से। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, इस बिंदु का नाम था ना 0 और 2, तो हम देख रहे हैं ये वाला हमारा पहला बिंदु यानी कि x2 और y2, ये हमारा दूसरा बिंदु x4 y1 और ये तीसरा x6 और y0। और ये हमने दूसरे समीकरण के लिए बनाया था, तो हम अपने दूसरे समीकरण का नाम लिख देते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब चूंकि रेल की पटरी बोली थी, तो रेल की पटरियां कैसी होती है, समांतर होती है। देख लीजिए हमारा ग्राफ भी कैसा बना है, समांतर बना है। तो इन तीन एग्जाम्पल में हमने देखा तीन प्रकार के ग्राफ। पहला ग्राफ जो एक बिंदु पर काट रहे थे वो प्रतिच्छेदी थे, दूसरा ग्राफ जिसमें एक लाइन पर ही दूसरा वाला लाइन आ गया यानी कि समपाती, और ये तीसरा ग्राफ हमारा समांतर। तो इस प्रकार से हमने तीन प्रकार के ग्राफों को पढ़ा है। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल 1 to 3। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। एक्सरसाइज में भी तीन क्वेश्चन दिए गए, तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 में। इसमें भी हमें तीन ग्राफ बनाने हैं। इसमें कि हमारा पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई आफताब अपनी पुत्री से? कहता है ये कि 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर कहता है आफताब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए जरा देखते हैं सवाल को क्या बोला। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी सवाल जो है वो आफताब और उसकी पुत्री के आयु से संबंधित है। तो हमें ये नहीं मालूम कि आफताब अभी वर्तमान में कितने वर्ष का है, और हमें यह भी नहीं मालूम कि आफताब की पुत्री कितने वर्ष की है। तो इन्हीं दोनों को हम मान लेते हैं। तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। हमने क्या क्या मान लिया? आफताब की वर्तमान आयु को x वर्ष माना और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु को हमने y वर्ष मान लिया। अब आफताब कहता है 7 वर्ष पूर्व, आते हैं क्वेश्चन के अनुसार हम 7 वर्ष पूर्व। अब जरा देखें ध्यान से, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? अभी आफताब x वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष बाद यानी 7 साल पहले आफताब की आयु 7 साल घट जाएगी, यानी कि अभी x साल के हैं तो आफताब 7 साल पहले x-7 वर्ष के होंगे। और उसकी पुत्री की आयु, पुत्री भी 7 साल कम, ये हो गया y-7। अब जरा ध्यान देंगे, कहता है आफताब, ये है x-7 7 वर्ष पूर्व, और ये है उनकी पुत्री। आफताब बोले कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफताब 7 गुना बड़े थे, है ना। अब जहां बड़ा होता है गुना उधर नहीं करते, जिधर छोटे होते हैं उधर करते हैं। तो पुत्री छोटी होगी, इसलिए हम गुना हमेशा पुत्री के साइड कर देंगे, यानी ये हमारा बना x-7 और इस साइड 7 में y से किया तो 7y और -49। जरा समीकरण को हल करते हैं, तो x + 7y को इधर लाया -7y, और ये -49 -7 को इधर लाया +7, यानी यहाँ से हमारा समीकरण बन गया x - 7y बराबर -42। ये हमारा बना समीकरण 1। अब जब समीकरण बन गया तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान हो जाएगा -42, और ये माइनस वाला 7y को इधर लाया तो +7y। अब इसके लिए हमें बनाना होगा एक मान सारणी। x और y के रूप में। अब थोड़ा बड़ा वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, अगर y की जगह 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखने पर यदि y की जगह 5 रखे तो x का मान आ जाएगा -42 + 7 × 5, यानी कि -42 और +35, यानी ये आ गया -7। यानी हम y की जगह यदि 5 रख रहे हैं तो x का मान आ जा रहा है -7। अब y की जगह अगर 6 रख लें, y बराबर 6 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा -42 + 7 × 6, यानी कि -42 + 42, ये कट करके आ गया 0। यानी यदि हम y की जगह 6 रख रहे हैं तो x का मान आ जा रहा है 0। इस बार y की जगह 7 रख लेंगे, y बराबर 7 रखने पर यदि y की जगह 7 रखते तो x का मान -42 + 7 × 7, यानी कि -42 + 49, ये घट करके +7 आया, यानी y की जगह रखा 7 तो x का ही मान आ गया 7। अब आते आगे बढ़ते हैं पुनः। ये तो पहली स्थिति हुई, अब दूसरी स्थिति में आते हैं। फिर क्या बोले? आफताब अब से 3 वर्ष बाद, तो हमारे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यदि देखें तो आफताब की आयु
3 वर्ष बाद 3 साल बढ़ जाएंगे, यानी x + 3, और उसकी पुत्री भी 3 साल बढ़ जाएगी, उसकी पुत्री की आयु y + 3। अब ये है आफताब और ये है बेटी। आफताब बोले 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो गुना छोटे के साइड करते हैं और बेटी ही छोटी होगी, इसलिए गुना करेंगे बेटी के साइड। तो यहाँ हो गया x + 3, 3 में y से गुना कर दिया 3y, और 3 में 3 से गुना कर दिया तो 9। समीकरण को हल करते हैं तो x प्लस वाला 3y इधर लाया, माइनस का 3y, और ये 9 प्लस का 3 को इधर लेके आया -3, यानी यहाँ से हमारा समीकरण दूसरा बना x - 3y = 6। इसके लिए हम एक और मान सारणी बनाएंगे। x और y, पहले तो जरा x का मान निकाल लेते हैं तब मान सारणी बनाएंगे। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो 6, और ये -3y इधर आएगा तो ये बन गया +3y। अब इसके लिए हम एक मान सारणी बनाएंगे। तो x और y के जगह यदि 0 रखते हैं, y = 0 रखने पर x का मान 6 + 3 × 0, यानी 6 + 0 यानी कि 6 आ गया, y रखा 0, x आ गया 6। अब प्लस में नहीं रखेंगे, प्लस में रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, माइनस में रख लेते हैं। y बराबर यदि -1 रख ले, y बराबर -1 रखने पर x का मान आ जाएगा 6 + 3 × -1, यानी 6 और -3, ये आ गया 3, यानी y के जगह रखे -1 तो x आ गया 3। अब y के जगह -2 रख लेते हैं, y बराबर -2 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा 6 + 3 × -2, यानी 6 - 6 यानी कि 0। y के जगह रखा -2, x आ गया 0। दोनों समीकरण को हमने हल कर लिया, 2 मान सारणी बना लिया। अब यहाँ बनाएंगे हम इसका ग्राफ। तो इस प्रकार से हमने तल बना लिया, गिनती लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ऊपर की ओर प्लस में 1 2 3 4 5 6 और 7, और नीचे माइनस में -1 -2 और -3। चलिए पॉइंट को खोजते हैं। तो पहला हमारा x है -7 में और y है 5, x -7 और y 5। तो ये हमारा x -7 और 5 के सामने लगभग यहाँ के आसपास होना चाहिए। चलिए अगला बिंदु खोजते हैं। अगला बिंदु हमारा x0 और y 6। तो x0 और y 6 ये वाला बिंदु हमारा हो गया, और इससे थोड़ा नीचे चलिए जरा। तीसरा बिंदु हमारा x7 और इसी लाइन पर y7। केवल ये वाला ग्राफ थोड़ा बड़ा है, बाकी सभी ग्राफ छोटे छोटे ही हैं। तो तीसरा बिंदु हमारा लगभग यहाँ के आस, इससे थोड़ा नीचे यहाँ के आसपास होना चाहिए। चलिए इन तीनों लाइन को जरा मिलाते हैं। इस प्रकार से हमारा पहला रेखा बना। सभी बिंदुओं के नाम लिख देंगे। ये हमारा है x -7 और y 5, ये हमारा x0 y 6, और ये वाला लाइन हमारा बन रहा है x +7 और y +7। ये हमने पहला समीकरण के लिए बनाया। पहला समीकरण का नाम हमारा x -7y = 42 -42। ये हमारा पहला समीकरण के लिए बना। अब दूसरे समीकरण के बिंदुओं को खोजते हैं। तो दूसरे समीकरण के बिंदु x6 y 0,
x6 y0, x6 यहाँ होगा और y0। अगला बिंदु हमारा x3 y-1, x3 और y-1 लगभग यहाँ पर हम देख सकते हैं। और तीसरा बिंदु हमारा x0 और y-2 यहाँ पर। जब इन तीनों लाइन को मिलाएंगे तो ये हमारा है x0 और y-2, ये बिंदु हमारा x3 और y-1 और इस बिंदु का नाम x6 और y0। ये हमने दूसरा समीकरण के लिए बनाया था। तो दूसरा समीकरण है हमारा x-3y = 6। अब ये भी एक प्रतिच्छेदी ग्राफ है, क्योंकि यदि हम इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो एक न एक जगह जाकर के ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। इस साइड आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इस साइड अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक न एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी यह जो है यह भी एक प्रतिच्छेदी ग्राफ है। आते हैं हम अपने दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की दो गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए जरा देखते हैं, चलिए हल देखते हैं जरा इसका। क्रिकेट टीम के कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी, है ना। हमें नहीं मालूम एक बल्ले का मूल्य कितना, हमें यह भी नहीं मालूम एक गेंद का मूल्य कितना, तो यही दोनों को मान लेंगे। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर X रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर Y रुपया है। तो जरा देख लेते हैं कोच ने क्या क्या खरीदा है। तो कोच ने खरीदा है 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य X, तो 3 बल्ले का 3X, एक बल्ले का एक गेंद का Y, तो 6 गेंद का 6Y बराबर 3900। ये हमारा बना समीकरण 1। हम देखते क्या यहाँ कॉमन है, तो 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से बना X + 2Y बराबर 3900। 3 से काट दिया 3900 को 1300 बार में, यानी कि यहाँ से हमारा समीकरण बन गया X + 2Y बराबर 1300। यहाँ से हम X का मान निकाल लेते हैं।
तो 1300, ये प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस 2y। अब इसके लिए हम बना लेंगे मान सारणी। अब यहाँ हम थोड़े बड़े वैल्यूज को रखेंगे। बड़े वैल्यूज कहने का मतलब, अगर y के जगह 400 रखें, y बराबर 400 रखने पर तो x का मान हमारा आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुने 400, यानी कि 1300 माइनस 800, यानी कि 500। यानी अगर y के जगह 400 रख रहे हैं तो x का मान आ जा रहा है 500। y के जगह यदि 500 रखें, y बराबर 500 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुने 500, यानी कि 1300 माइनस 1000, ये आ गया हमारा 300। यानी यदि हम x के जगह, y के जगह यदि हम 500 रख रहे हैं तो x का मान आ जा रहा है 300। इस बार y के जगह 600 रख लेते हैं। y बराबर 600 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुने 600, यानी कि 1300 माइनस 1200, ये हमारा आ गया 100। यानी y के जगह रख रहे हैं 600 तो x का मान आ जा रहा है 100। अब आते हैं जरा हम अपने दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण हमारा दूसरा बार कोच ने क्या खरीदा, तो एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का मूल्य है x। और इसी प्रकार की 2 गेंद, किसी बुक में यहाँ 3 गेंद लिखा है तो इसको 2 गेंद कर लीजिएगा, है ना। x प्लस 2y बराबर कितने में खरीदा है भाई, 1300 में। ये हमारा समीकरण 2। अब जरा देखते हैं क्या कि ये समीकरण 1 वाला ही सॉल्व करके आया था हमारा इतना, यानी समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही हो गया। तो जब समीकरण 1 हो गए तो मान सारणी भी एक ही हो जाएंगे। x और y भर लेते सेम, क्यों निकालने जाए, दोबारा मेहनत नहीं करना है हमें। अब इसके लिए हम बनाएंगे ग्राफ, और इस बार हमारा स्केल भी, जहां हम 1 2 गिनती लिखते थे 1 2 3 4, वहां हम 1 2 3 4 के बदले 100 200 300 400 इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहीं ग्राफ देख लेते हैं इसका। चलिए, तो इस प्रकार हमने फिर से बना लिया। x डैश y और y डैश गिनती लिख लेते हैं इस बार। गिनती की जगह 100 200 300 400 500 600 और 700। ऊपर में भी प्लस में 100 200 300 400 500 600 और 700। इधर माइनस में लिख लेते हैं -100 -200 -300। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं, 500 तक बहुत लिख दिया हमने। नीचे में माइनस में -100 -200 और -300 रहने देते हैं। अब पॉइंट ढूंढते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्केल हमने पिछले ग्राफों में छोड़ दिया है, तो पिछले सभी ग्राफों के लिए स्केल 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर 1 एकक बराबर 100 रुपए हो रहे हैं, है ना। 1 एकक बराबर क्या लिखेंगे स्केल में, 100 रुपए, है ना, क्योंकि हमने गिनती को 100 200 इस प्रकार लिया है। इससे पहले वाले सभी ग्राफ में 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। चलिए पॉइंट खोजते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा x 500 y 400, तो x 500 y 400 लगभग यहाँ होना चाहिए। चलिए जरा अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा x 300 और y 500, यहाँ लगभग। और तीसरा पॉइंट हमारा x 100 और y 600, यानी यहाँ होना चाहिए। चलिए जरा इन तीनों लाइनों को मिला देते हैं। इस प्रकार से सभी पॉइंटों का नाम लिख देंगे। इस पॉइंट का नाम है x 100 y 600, इस वाले का नाम है x 300 और y 500, इस वाले का नाम है x 500 और y 400, है ना। अब दोनों समीकरण के लिए यही बना, तो दोनों समीकरण भी लिख देंगे इसी को। पहला समीकरण हमारा था 3x प्लस 6y बराबर 3900, और दूसरा भी इसी समीकरण का बना है, यानी x प्लस 2y बराबर 1300, यानी कि ये संपाती ग्राफ हमारा।
आते हैं हम अपने आखिरी सवाल एक्सरसाइज 2.3.1 का। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय को ही ज्यामितीय रूप लिखते हैं तो ज्यामितीय रूप यहां लिखा गया है। बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखते हैं क्या बोला। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। लेकिन हमें यह बात नहीं मालूम कि अभी 1 kg सेब का मूल्य कितना है और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है। तो इन्हीं दोनों को मान लेते हैं। माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर ₹100 तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर ₹Y है। क्या क्या मान लिया हमने। 1 kg सेब का मूल्य ₹100 और 1 kg अंगूर का मूल्य Y। क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या बोला। 2 kg सेब यानी 1 kg सेब का मूल्य X है तो 2 kg का 2X और 1 kg अंगूर यानी 1 kg अंगूर का मूल्य Y है। बराबर कितने रुपए लगे हैं ₹160। ये हमारा समीकरण 1। क्या करेंगे यहाँ से X या Y का भी मान निकाल सकते हैं तो Y का ही मान निकालते हैं। सारे क्वेश्चन में तो X निकाला ही है हमने, यहाँ Y निकाल लेते तो Y बराबर 160 माइनस 2X। अब इसके लिए हम एक मान सारणी बनाएंगे। X और Y और यहाँ हम रखते हैं 50, 60 और 70 रख लेते हैं। हाँ ठीक है। X बराबर 50 रखने पर तब Y का मान आ जाएगा हमारा 160 माइनस 2 गुने 50 यानी 160 माइनस 100 यानी कि 60। यानी कि हमने X की जगह 50 रखा तो Y का वैल्यू 60 आया है। अब इस बार X की जगह 60 रखेंगे। X बराबर 60 रखने पर तो Y का मान आ जाएगा हमारा 160 माइनस 2 गुने 60 यानी 160 माइनस 120 यानी कि 40। यानी X की जगह रखा 60 तो Y आ गया 40। अब X की जगह 70 रख लेते हैं। X बराबर 70 रखने पर तब हमारा Y का मान आ जाएगा 160 माइनस 2 गुने 70 यानी कि 160 माइनस 140 यानी कि 20 आ गया। यानी X की जगह रखा 70 तो Y आ गया हमारा 20। अब आगे बढ़ते हैं जरा, पुनः फिर से आते हैं। पुनः दोबारा क्या क्या खरीद रहे हैं हम, तो दोबारा 1 महीने बाद खरीद रहे हैं 4 kg सेब। 1 kg सेब का मूल्य X है तो 4 kg का 4X और 2 kg अंगूर। 1 kg अंगूर का Y दाम है तो 2 kg का 2Y हो गया और कुल मिलाकर के ₹300। ये हमारा बना समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2X प्लस Y बराबर 300। 2 से काट लिया 150 बार में यानी कि यहाँ से आ गया हमारा 2X प्लस Y बराबर 150। तो यहाँ से हम Y का मान निकाल लेंगे तो Y बराबर आ जाएगा हमारा 150 माइनस 2X, है ना। पिछली तरह ही यहाँ भी एक मान सारणी बनाएंगे हम।
और मान सारणी में वैल्यू x और y के लिए फिर से यहाँ 50 60 70 ही भर लेते हैं। x के जगह 50 रखने पर x बराबर यदि 50 रखें तब y का मान 150 माइनस 2 गुने 50 यानी कि 150 माइनस 100, ये हमारा बन गया 50, यानी x के जगह रखा 50 तो y भी आया 50। x के जगह 60 रख लेते हैं, x बराबर 60 रखने पर y का मान आ गया 150 माइनस 2 गुने 60 यानी कि 150 माइनस 120 यानी कि ये आ गया 30। यानी अगर x के जगह 60 रखे तो y आ गया 30। x के जगह 70 रख लेते हैं, x के जगह 70 रखने पर y का मान 150 माइनस 2 गुना 70 यानी कि 150 माइनस 140 यानी कि 10 आ गया। x के जगह रखा 70, y आ गया 10। फिर से इस बार लाइन खींचेंगे और इस बार गिनती की जगह 10 20 30 40 इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने फिर से x x डैश y y डैश बना लिया, ये हमारा मूल बिंदु O। इस बार गिनती की जगह हम 10 20 लिखने वाले, 10 20 30 40 50 60 70 80। इधर भी लिख लेते हैं प्लस में 10 20 30 40 50 60 और 70। यहाँ लिख लिया माइनस में, क्यों माइनस में ज़्यादा काम नहीं है तो ज़्यादा नहीं लिखा हमने। चलिए अब पॉइंट्स को खोजते हैं। पहले समीकरण के लिए हमारा x 50 है और y 60 है, तो x 50 और इसी लाइन पर y 60 लगभग यहां पर होना चाहिए, ये मान लेते हैं यहां पर है। चलिए अगला पॉइंट खोजते हैं, x 60 और y 40, x 60 और y 40 लगभग यहाँ के आसपास होना चाहिए ये। और अगला लाइन है हमारा x 70 और y 20, x 70 और y 20 लगभग यही हो जाना चाहिए। चलिए इन तीनों लाइनों को जरा मिला देते हैं, तो इस प्रकार से मिलेंगे ये तीनों। तीनों पॉइंट का नाम लिख देंगे। ये है हमारा x 50 और y 60। ये हमारा x 50 और y 60। यहाँ पे है हमारा x 60 y 40 और ये हमारा x 70 और y 20। अब जरा ढूंढते हैं अगला रेखा हमारा x 50 y भी 50, ये x 50 और y भी 50, ये लगभग यहाँ पर होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है हमारा x 60 y 30, x 60 और y 30, ये लगभग यहाँ होना चाहिए। अगला है हमारा x 70 और y 10, तो x 70 और y 10 लगभग यहाँ होंगे। चलिए जरा इन तीनों पॉइंट को जरा मिला देते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा x 70 और y 10, ये पॉइंट हमारा x 60 और y 30, और ये वाला लाइन हमारा x 70 नहीं x 50 और y भी 50। अब दोनों समीकरणों के नामों को लिख देते हैं। ये वाला हमने पहले समीकरण के लिए बनाया, यानी हमारा पहला समीकरण 2x प्लस y बराबर 160, और ये हमने दूसरे समीकरण के लिए बनाया। दूसरा समीकरण हमारा 4x प्लस 2y बराबर 300। तो एक्सरसाइज में भी हमने 3 प्रकार के ग्राफ बनाए, जिसमें पहला वाला प्रतिच्छेदी, दूसरा वाला संपाती और तीसरा वाला समांतर। तो यहाँ हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बना करके ये समझे कि हमें 3 प्रकार के ग्राफों के बारे में पढ़ना है ना, जिसमें पहला ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी ग्राफ, दूसरा समांतर ग्राफ और तीसरा संपाती ग्राफ। तो ये था हमारा एक्सरसाइज और एग्जाम्पल 3.1।
और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ सारणी से संबंधित समस्याएं आती है जो ऑब्जेक्टिव सवाल में आते हैं। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। फिलहाल 3.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को बनाइए। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, एक ग्राफ 5 मार्क्स में जरूर आता है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।